कामयाबी चाहिए, सक्सेस और फेम भी, एंड मनी ऑफ कोर्स. यस, यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म. हाय, आई एम कविता जायसवाल. आई एम योर होस्ट फॉर डी कोडिंग कामयाबी. ये वो मंच है जहां आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपको अपनी सक्सेस भी बताएंगे, अपनी सक्सेस भी बताएंगे, और विदाउट एनी फिल्टर वो आपके सामने अपने सारे राज खोलेंगे. कुछ दिल की बातें भी करेंगे, कुछ पर्सनल टॉक्स. और हाँ, डेफिनेटली मैं भी अपने करियर के बारे में आपसे बात करूँगी. मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, एक बिजनेस वुमेन भी हूँ, और एक बहुत बड़े ट्रस्ट की सेक्रेटरी भी हूँ. विश्व शक्ति प्रतिष्ठान को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ. बट ये सब कुछ पाने के लिए मैंने क्या सक्सेस किया और क्या फेलियर किया वो भी बताऊँगी. बट आज सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी अपने गेस्ट को, डॉक्टर निकिता, MBBS MS कॉर्निया स्पेशलिस्ट, वर्ल्ड वाइड फेमस डॉक्टर. बहुत बेहतरीन काम और बहुत कम उम्र में इन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया है. हाय डॉक्टर निकिता, वेलकम टू द शो. दिस इज़ डी कोडिंग कामयाबी. आज आप अपने सक्सेस को डी कोड कीजिए. थैंक यू सो मच कविता जी फॉर हैविंग मी हियर. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट शो पे आना और अपनी स्टोरी को लोगों के साथ शेयर करना, बिकॉज आई थिंक सबकी स्टोरी कहीं ना कहीं कॉमन होती है. उसको बस एक एको चाहिए, एक आवाज़ चाहिए जो वो बताए लोगों को, लोगों तक पहुँचे, लोग समझें, एंड देन दे एक्ट अकॉर्डिंगली कि हम अकेले नहीं हैं इस स्ट्रगल में. वाह, अमेजिंग. योर प्रोफाइल इज़ सो इम्प्रेसिव. जब मैंने आपके बारे में पढ़ा और देखा तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी ही पड़ेगी. Why did you choose cornea? There are so many other streams. रेटिना है, कैटरैक्ट के लिए लोग इतनी ज़्यादा क्राउड रहती है इंडिया में. सबसे मेजर प्रॉब्लम कैटरैक्ट सर्जरी की रहती है. स्पेशली जो फार्मर्स होते हैं, जो ऐसे गरीब लोग होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता और उनकी आंखें, उनका विजन जा रहा होता है. तो कैटरैक्ट सर्जरी एंड कॉर्निया दोनों के बारे में आप बताइए. पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि एट फर्स्ट प्लेस मैंने अपना आय ही क्यों चुना सब्जेक्ट में. सो जब मैंने MBBS किया एंड MBBS करके व्हेन आई वाज परसुइंग माय MBBS के दौरान ही पहले हम जब स्कूल में होते तो हमें इतना नहीं पता रहता, बट माय ग्रैंड मदर जो मेरी दादी थी, अब वो नहीं है यहाँ इस दुनिया में हमारे साथ. लेकिन सपोजिटली एक दिन उन्होंने जब अपना चश्मा निकाला तो मैंने उनकी एक आँख देखी जो कि अपने सॉकेट में नहीं थी, एंड आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब्ड ये जान के कि क्या हुआ. एंड देन जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे लगा कि शी लॉस्ट हर आई आफ्टर सर्जरी. तभी से मुझे लगा कि आई हैव टू डू, बिकॉज उनकी जो डिपेंडेंसी थी वो देख के वो एक चेयर के सहारे इधर से उधर अपना कम्यूट करती थी. तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों एक इंसान एक इतना सफ़र इम्पोर्टेंट कर. या एक आई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. ऑफ कोर्स सारे ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, बट जब आप कुछ देख नहीं सकते तो ज़िंदगी सारे और रंग, सब कुछ, सब 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 खुशियाँ, सब. फीका हो जाता है. हाँ. आप अपनों के चेहरे को नहीं देख सकते, आप अपने सराउंडिंग्स को नहीं देख सकते, आप ये नहीं देख सकते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दिन क्या है, रात क्या है. तो वहाँ से मैंने सोचा कि आई हैव टू डू समथिंग इन आइज़. एंड जब मैंने आइज़ किया, मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे लगा देयर इज सो मच. मतलब वन आई इज़ जस्ट 24 मिलीमीटर्स एंड वो पूरी दुनिया होल्ड करती है. 24 मिलीमीटर्स. मीटर्स, यस, ओ माय दैट्स गॉड, व्हाट. बहुत छोटा ऑर्गन है. इट इज़ अ वेरी इंट्रिकेट ऑर्गन. बहुत हाँ. ही कहते हैं भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है. हाँ. एक ऐसी चीज़ जो दुनिया देखती है और उसके ज़रिए कभी कभी हम लोगों के अंदर भी देख लेते हैं. राइट. तो ये कैसे होता है? हमारी आंखें ऐसे कैसे बताती कि सामने वाला इंसान अच्छा होगा या बुरा होगा? सी, इट इज़ अ वेरी फेमस सेइंग कि आँखों में देखो तो दुनिया की लोगों की सूरत नहीं, सीरत का भी पता लग जाता है. सो इट इज़ लाइक यू जस्ट नीड. और एक बहुत फेमस प्रोवर्ब भी है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर. ट्रू. तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आँखें एक आईना है हाँ. इंसान के दिल का, उसकी सीरत का. अगर आप सूरत से हट के थोड़ा सा आँखों में झाँकेंगे तो आपको इमोशंस भी दिखेंगे, उसका गुस्सा भी दिखेगा, उसका प्यार भी दिखेगा, और अदर इमोशंस भी आप जज कर पाएंगे. डॉक्टर, एक चीज़ आप भूल गई, आपने मुझे बताया नहीं, कॉर्निया और कैटरैक्ट. तो नॉर्मल आपने कैटरैक्ट के लिए MBBS भी आप करती तो ठीक था, आपने कॉर्निया स्पेशलाइजेशन किया है, ये क्या है? मेरे बहुत ही क्लोज एक पर्सन जिनको आई अडोर अलॉट, मेरी फैमिली से ही हैं. उनके कॉर्निया में एक प्रॉब्लम थी विच वेंट अनडाइग्नोस्ड फॉर लाइक ईयर्स. एंड मुझे बहुत पेन हुआ ये जान के. उनको बहुत एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ने
डायग्नोस किया था, वेरी लेट, थोड़ा लेट हो गया था, तो मुझे वो इंस्पिरेशन भी वहीं से मिली अच्छा। कि मतलब मैंने वो सफरिंग देखी, वो पेन देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग कि जो इनके साथ हुआ वो आगे उन लोगों के साथ ना हो। एंड आई दैट्स वाई मेरी आदत भी है कि आई कीप मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट इट। सो कॉर्निया क्या मेन पार्ट होता है आई का? कॉर्निया इज़ अ वॉच ग्लास स्ट्रक्चर ऑफ द आई। सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है जो कि सारी ट्रॉमास, एनवायरमेंटल डिस्ट्रेस, सब कुछ वहाँ पे झेलता दिखते है हैं, अच्छा। और आपकी आंखों को अल्टीमेटली प्रोटेक्ट करता अच्छा, तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए और आप उसमें ही स्पेशलाइजेशन। है। या तो डॉक्टर, अगर आज आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बोले तो आप कैटरैक्ट सर्जरी को ऑप्ट करेंगी या कॉर्निया ट्रांसप्लांट को? that is a very hidden fact, हाँ, but yes, cataract is known as the bread and butter of an ophthalmologist. हाँ, उसे ओके, हम कहते बिकॉज हैं, हमारी रोजी रोटी वही है। अच्छा, आज से 10 साल पहले की डॉक्टर निकिता कैसी थी? वेरी नाइव, थोड़ा सा इमेच्योरिटी, तो टिंज एज ऑफ फैक्टर्स भी थे, आप बहुत यंग थी, बट जब आप हॉस्टल में थी और आपने जब अपनी पढ़ाई परस्यू की, तो कैसा लगा मेडिकल कॉलेजेस का एनवायरनमेंट, और आप कितनी यंग थी तो आप क्या सफ़र किया आपने? सी आई थिंक अब जो हमारा जो पॉडकास्ट का मेन टॉपिक है, डी कोडिंग कामयाबी, अगर मैं उसको डी कोड करूँ तो कॉल आपके स्कूल से, आपके होम टाउन से निकल के एक अच्छे कॉलेज में जाना, वो एक कामयाबी है। हम्म, वहाँ पे रह के पढ़ाई करना और अपने आसपास की सराउंडिंग से कोप अप करना भी एक कामयाबी है। हम्म, मेडिकल कॉलेज में रैगिंग्स बहुत फेमस होती हैं। हम्म। लकीली मेरे कॉलेज में रैगिंग इतनी नहीं थी, बिकॉज जो ओ हमारे माय गॉड, डीन्स रैगिंग! या तो तो कुछ तो फेस किया होगा सीनियर्स के थ्रू। वी दैट वाज अ वेरी नॉर्मल इंट्रो और उसी में सब वो कर देते हैं, बट लेटर ऑन वो दो सीनियर्स, वो जो सीनियर्स ने रैगिंग किया था, आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। बिकॉज उस टाइम पे भी मैंने बहुत स्पोर्टिंगली लिया था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन में व्हेन आई कम अक्रॉस कि किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी ने अपनी लाइफ को एंड कर लिया, अटेम्प्ट किया, तो इट पेन्स मी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा if नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी और बहुत होनी चाहिए हाँ, रैगिंग। थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इट मेक्स यू लिटिल नॉटी, लिटिल हाँ। मेच्योर, लिटिल स्पोर्टी बनाते हैं। बट हाँ, इफ़ इट इज़ गोइंग ओवर द बोर्ड, तो मुझे ऐसा लगता है उन दे शुड सभी बी। लोगों को अपने लिए खड़ा होना चाहिए। एंड जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो सोसाइटी डेफिनेटली स्टैंड्स विद तो जो हमारे ऑडियंस देख रही है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ये था कि आपको डरना नहीं है, बी वेरी कॉन्फिडेंट। डॉक्टर, जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, आपको इनिशियली तो आपके सारे प्रैक्टिस डेड बॉडीज़ के ऊपर होते हैं, तो आपको कभी स्कैरी नहीं लगा? कविता जी, इनिशियली हमारी प्रैक्टिस बॉडीज़ के ऊपर नहीं होती, हमारे मेडिकल टर्म में उसे कैडेवर कहा जाता है। डर लगा, बिल्कुल लगा, क्योंकि जब आप MBBS फर्स्ट ईयर में जाते हैं, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू डील विद कैडेवर्स, एंड आपकी उम्र होती है 17-18 साल की उम्र। कैडेवर्स? या ओके, कैडेवर्स। ओके। तो 17-18 साल की उम्र में आप एक डाइसेक्शन हॉल बहुत बड़ा होता है, आप उसके अंदर एंटर करते हैं। आपके सामने एक लाइफ, मतलब एक बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, विच इज़ नो मोर। और मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील चीज़ भी है कि किसी ने आपको सिखाने के लिए मरने के बाद भी, मरणोपरांत उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी मेडिकल कॉलेज में, जस्ट कि हम सीख सकें और हम ह्यूमन जनरेशन को अपना बेस्ट वर्जन दे सकें। तो जब आप जाते हैं एंड व्हेन यू सी, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई बहुत पीसफुली सो रहा है। अच्छा, ओ गॉड। एंड बट अल्टीमेट ट्रूथ है कि ही इज़ नो मोर और शी इज़ नो मोर। तो वो फर्स्ट ईयर ही होता है हमारा एनाटॉमी सब्जेक्ट, जब अच्छा। हम बॉडी के ऊपर स्टडी करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स। तो बाद में आपको ऐसे डायरेक्ट पेशेंट्स के ऊपर काम करने देते हैं और आप कोई सुपीरियर सीनियर्स रहते हैं ऑफ या? कोर्स, देखिए, MBBS इज जस्ट लाइक अबाउट कमिंग अक्रॉस, धीरे धीरे अनफोल्ड बहुत धीरे धीरे होता है। अच्छा, तो कोई सुपरविजन के लिए रुकता हाँ, है? पहले आप बुक्स के ज़रिए पढ़ते हैं, देन फिर आप हॉस्पिटल में जाते हैं थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, एंड देन यू स्टार्ट डीलिंग विद पेशेंट्स। लेकिन तब आप बहुत जूनियर होते हैं, आपके ऊपर बहुत सीनियर्स होते हैं, बहुत रेजिडेंट्स होते हैं, फिर आपके कंसल्टेंट्स होते हैं, फिर तो बहुत प्रोफेसर्स, डांट के HOD। सिखाते हैं, बुली करते हैं? बुली, आई कैन से बुली, बुली हाँ, नहीं बोलना चाहिए, डांटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो डांटेंगे नहीं तो तो सीखेंगे शायद कैसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, सीख जाएंगे। बट हमारे प्रोफेशन में मुझे ऐसा लगता है कि इतने कम एज से चीज़ों को देखते देखते डॉक्टर्स इसीलिए बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। उनको पता है कि हम ब्लेस्ड हैं
इतनी तरह की बीमारियों को देख के जब वो शाम को घर लौटते हैं, जो कि पर्सनली मेरे साथ भी होता है, तो आई ऑलवेज गो टू माई गॉड एंड थैंक मुझे कि भगवान से, हाँ, हाँ, कि थैंक यू। आप सर्व एंड कर पा रहे हैं हम सभी सर्व को। कर पा रहे हैं, हम खुश हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि एक फिट माइंड भी ज़रूरी है, फिट फिजिकल उसके साथ में, बॉडी के साथ में। डॉक्टर, जो यंग आपका क्राउड है, जो अभी डॉक्टर्स परस्यू कर रहे हैं, मेडिकल लाइन को परस्यू कर रहे हैं, अगर वो कभी उनसे कोई गलती हो जाए, ऐसे एमबीबीएस के दौरान वो कोई सर्जरी कर रहे हैं और कुछ समथिंग गोज रॉन्ग, तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं और कौन उस चीज़ को टैकल करता है? वो खुद तो नहीं कर सकते, इतने सक्षम नहीं है। कविता जी, आपने एक बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, टू एयर इज टू ह्यूमन। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, राइट। तो हम लोग से गलतियाँ होती हैं, बट यू नो हमारे इसमें ऐसा नहीं होता कि आप सीख के आए एंड यूर डायरेक्टली एक्सपोज टू अ लाइव ह्यूमन बॉडी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा एक गार्डेड स्टेप में सिखाया जाता है, जिसमें मुझे लगता है आपके मेंटर्स, आपके सीनियर्स, आपका बहुत एक अच्छा उनका रोल रहता है कि वो आपको, कुछ सीनियर्स इतने अच्छे हैं जो हाथ पकड़ के सिखाते हैं, अच्छा, एंड फ्यू आर लाइक ओके यू डू। ऐसे सीनियर्स हैं कि आपके फील्ड में तो बहुत इंट्रीक वर्क होता है और आप इतना ज़्यादा माइन्यूटली हर चीज़ को आप आपको करना पड़ता है। थोड़ा भी इधर नर्व को कुछ हो गया या कुछ हो गया तो आप सी मुझे अपनी लाइफ में दोनों प्रकार के सीनियर्स मिले। आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? यस, मुझे सीनियर्स मिले जो कि कभी कभी बहुत सपोर्टिव नहीं रहे, अच्छा, और कोई और गलती हो गई हो ऐसे कोई ओटी गलती हो में? गई तो मतलब उसके बाद उन्होंने सेकंड चांस नहीं दिया, बट सीनियर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने गाइडेड स्टेप्स में सिखाया, और इतनी मतलब मुझे इतना वो बना दिया, मेच्योर सर्जरी में बना दिया कि हियर आई एम परफॉर्मिंग सर्जरीज ऐसी कोई सर्जरी जो इंडिपेंडेंटली। याद रह गई है, लगता है कि ये मतलब मेरे को एक सिखा गई, एक सबक? सो देयर वाज बहुत सारी केसेस हैं, बट जो मुझे बहुत वो करता है, दैट वाज अ केस, एक 7 साल का बच्चा, हाँ। वो स्कूल में खेल रहा था, एंड उसके मतलब उसके साथ में जो लड़का दूसरा था, उसका हाँ। हाँ। बैचमेट था, स्कूलमेट था, हाँ। उसने उसको पेंसिल से हिट कर दिया। ओह। तो जो ग्रेफाइट होता है पेंसिल का, इट इज़ हाँ। लाइक वेरी शार्प सामने हाँ। से, तो इट वेंट थ्रू एंड थ्रू। उसने कॉर्निया को डैमेज किया, उसने लेंस को डैमेज किया अंदर, हाँ। एंड उसको इंजरी हुई। हाँ। सो पेशेंट था, ही वॉज फ्रॉम विलेज, वो अपने ग्रैंड हाँ। पेरेंट्स के साथ रह रहा था। हाँ। तो बच्चे अक्सर चोट लगने के बाद इतना आके बताते नहीं हैं, हाँ। अगर वो हाँ। ज़्यादा पेनफुल नहीं होती है। हाँ। तो उसने उनको लेट गो कर दिया, एंड चूँकि वो विलेज का था, तो वहाँ पे इंडिया इज़ मतलब हमारे देश में काफ़ी क्वैक्स हैं, क्वैकरी बहुत सरेआम प्रैक्टिस क्वैकरी होती है। एक्सप्लेन कीजिए प्लीज थोड़ा। क्वैकरी इज़, आप अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में बोले तो इसे हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। झोला छाप। झोला छाप, ओके। या आई नो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्लैंग आप कह सकते हो, या फिर बहुत चलने वाला एक शब्द। तो किसी डॉक्टर के अंडर 5-6 महीने ट्रेन करके पीपल झोला छाप डॉक्टर बन जाते हैं। तो उन्होंने उनको दवाई दे के मेस्ड अप द केस, एंड मुझे आज भी याद है कि जब उनकी ग्रैंड मदर आई थी मेरे पास ओपीडी में, तो शी वॉज़ वेरी डिस्ट्रेस, बहुत परेशान थी वो, और क्राइंग, और उनकी मदर नहीं थी उस बच्चे की, फादर बाहर से पैसे कमा के भेज रहे थे अपने, और उनके 2-3 सिबलिंग्स और थे। तो मुझे वो याद है, फिर जब मैंने वो केस देखा तो एक और हमारे डॉक्टर है, मुझे एक और का ओपिनियन लगा था उस केस में, बिकॉज चाइल्ड वॉज वेरी यंग, 7 साल का था, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे, मुझे ये नहीं पता था कि प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, जिसकी वजह अच्छा। से भी विजन रिकवरी में बहुत दिक्कत होती है, अच्छा, बहुत विजन प्रॉब्लम। जा सकता था? हाँ, जा सकती थी। अरे बाप तो रे। वन ऑफ माय कोलीग जो उस शहर में, मैंने ग्लोकोमा मतलब जो हाई प्रेशर्स के लिए बोला था, तो उन्होंने बोला था कि इस केस को मत टेकअप करो एंड सेंड द केस। बट उस पेशेंट के साथ प्रॉब्लम थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं बाहर जाके किसी इंस्टीट्यूट में इलाज करा पाए। तो फिर मुझे था कि हम बने ही इसलिए हैं। तो आपने किया वो? येस, आई डिड दैट केस, एंड वो पेशेंट आज ही इज़ 11 ईयर्स, 4 साल पहले मैंने ओह ऑपरेट किया था वाह। उसको। उसकी विजन 6/9 है, उसकी ओह, कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया था मैंने, बाद में उसका कैटरेक्ट सर्जरी किया मैंने। कॉर्निया तो ट्रांसप्लांट? हाँ, आज भी फिर मेरा, मुझे अपना शहर चेंज करना पड़ा, आई मूव टू माई होम टाउन। आज भी उसके फादर का फ़ोन आता है, अच्छा। मुझे साल में 2 बार ज़रूर फ़ोन करते हैं, होली एंड दिवाली पे उनका है। अमेजिंग। मतलब आप तो एंड उनके लिए भगवान हो गए, अगर आपने बच्चे की आंख बचा ली तो। मुझे लगता है कि भगवान उनके लिए साथ थे, ज़रिया हाँ। मुझे चुना, हाँ। राइट। और तो आई एम वेरी हैप्पी। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो ग्रेजुअली अनफोल्ड हुए,
और कॉर्निया की काला बाजारी भी होती है? नहीं, दिस इज़ लाइक बहुत बड़ा मिथ है, तो आई वांना बस्ट द मिथ कि ऐसा नहीं होता है। इट कम्स बहुत अच्छे प्रॉपर चैनल से आती है हमारे पास। आई बैंक एसोसिएशन है इंडिया में, हाँ। EBAI, जिसमें बहुत लर्नेड डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स पार्ट होते हैं उसका, और उसको प्रॉपर चैनल से कलेक्ट किया जाता है आफ्टर डेथ। अगर अच्छा। कोई आई डोनेशन विलिंग करता है तो उसको कलेक्ट करके फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं। फिर जिस भी पेशेंट में ट्रांसप्लांट करते हैं उसकी पूरी डिटेल हमें सोटो में सबमिट करनी रहती है। सोटो इज़ अ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रांसप्लांट, एंड देन फिर वो नेशनल रजिस्टर में जाती है, नोटो में जाती है। तो इट इज़ अ प्रॉपर सो हर चेन। किसी को अपना आई डोनेशन करना चाहिए, उसका क्या प्रोसेस है? इट इज़, आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑर्गन डोनेशन में। आप, किसी हॉस्पिटल में जाके हाँ, रजिस्टर? यू कैन रजिस्टर, यू कैन गिव द कंसेंट, या फिर आप अपने घर वालों को बता सकते हैं कि मेरी आई आंखें। डोनेट करना है। तो अगर ऐसा होता है कि मृत्यु हो जाती है तो घर वाले इन्फॉर्म कर देते हैं कि यह लास्ट अच्छा। विश है, तो ओके। लोग जाते हैं। इनफैक्ट वी हैव ऑल्सो गॉन इन द इनिशियल ईयर्स। अच्छा। हम आई डोनेशन, आई कलेक्शन में अभी गए। आपने मुझे बहुत सारी डिटेल्स दी अबाउट कॉर्निया। आप मुझे बताइए, आपका इतना फास्ट ग्रोथ जो आपने किया इन 10 साल में, आपका खुद के हॉस्पिटल है और आप इतनी वेल सेटल्ड हैं, ये ज़रूर सच है कि आपकी फैमिली भी बहुत वेल टू डू है, बट अपना एक मार्क बनाना वो कैसे किया? जितना आपने उस सुना होगा, जितना रबर को आप पीछे खींचोगे हम्म। और रिलीज करोगे, हम्म। थिंग्स गो इन सच अ रॉकेटेड मैनर। तो तो सारे स्टूडेंट्स को क्या बोलूँ, रबर खींचे? नहीं नहीं कविता जी, इट इज़ लाइक पर्सनली जो मेरा वो है, जब मुझे कोई ये कहता था कि तुम अभी जॉब करो एंड खुद का मत अभी सेट खुद का करो। सेटअप मत करो, तो वो मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ को इंस्टिगेट करता था कि मुझे ऐसा लगता था कि वाई कांट आई। तो इनिशियली व्हाट हैपेंड, भगवान बहुत कृपा रही है भगवान की मुझ पे, कि मुझे एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एक ब्रेक मिला इमीडिएटली आफ्टर माई फेलोशिप। हाँ। तो वहाँ पे क्या था, एक सेटअप ही करना था डिपार्टमेंट का, आई डिपार्टमेंट। तो मेरे जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, ही इज़ वेरी गुड। तो एक उन्होंने फ्री आपको हैंड दिया उन्होंने मुझे। हाँ। तो मुझे जो करना था आई डिड इट अकॉर्डिंगली, और मैंने ये सारी चीज़ें फिर फेलोशिप में अपने सीख लिया था। हाँ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी, तो बहुत कम एज में मुझे वो एक्सपीरियंस मिल गया, एंड देन आई स्टार्टेड ऑन माई ओन हॉस्पिटल। कितना इन्वेस्टमेंट आपका खर्चा बैठा एमबीबीएस से, स्टडीज से लेके, जो बच्चे देख रहे हैं? सी, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आप, अगर आपने नीट क्लियर कर लिया तो आपका सीट एंड ऑल एंड आपका या फिर नाउ एक्सपेंस। डेज आज के टाइम हाँ। पे नीट का एक अलग वो है कि नीट आपने क्लियर कर लिया है, फिर आपको कौन सा कॉलेज आप ऑप्ट कर रहे हैं। हाँ। आजकल हर कॉलेज के लिए नीट इज़ नेसेसरी, या इधर यू आर गोइंग फॉर गवर्नमेंट और यू आर गोइंग फॉर प्राइवेट। तो कितनी फीस स्ट्रक्चर है, लोग अपने अनुसार देखते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो इस पे इतने ब्रॉड सेक्टर पे कमेंट करना प्रिसाइसली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट आई कैन कमेंट कि मेरे इनिशियल प्रैक्टिस में मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगा एक हाँ। आई सर्जन के हाँ। लिए। सो आई सर्जन के लिए आप, हमारी पूरी मशीन बेस्ड प्रैक्टिस रहती है। तो आई थिंक 50-60 लाख इज़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। विद गुड मशीन्स अच्छा, एंड आप एवरीथिंग। मुझे बताइए, लोग कहते हैं कि जो ये प्रोफेशन है ये तुरंत पैसा दे देता है, तो आपकी इतनी जो सर्जरीज है, आपका कितना निकल गया अब तक? आप इतने साल की प्रैक्टिस में आपने तो उसको 4 टाइम्स 5 टाइम्स ले लिया होगा। यस, देखिए ऐसा नहीं है कि आप बैठें एंड पेशेंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आप एक दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, आप एक बिजनेस लाइन ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं। तो आपके पास दिमाग तो होता है कि चीज़ों को कैसे एम्पलीफाई करनी है, कैसे अपने उसमें लगाना है। बट अगेन जो बहुत ब्रॉड सेक्टर आप देखें तो ये है कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं, वी हैव टू डू चैरिटीज़ ऑल्सो। या मेरे हॉस्पिटल में कविता जी आज भी एवरी सैटरडे चैरिटी ऑपरेशंस होते हैं, अच्छा। जिसका पैसा हमें कोई एनजीओ नहीं देती, अच्छा। जिसका पैसा हमें कोई गवर्नमेंट वो नहीं देती। हॉस्पिटल केटर करता है उन पेशेंट्स को, और उसके लिए मुझे एक बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस याद आता है। मुझे, मेरे पास कुछ एनजीओ वर्कर्स एक बेगर को लेके आए थे, अच्छा। एंड वो 3-4 स्ट्रीट छोड़ के बेगरी, भिखारी। हाँ हाँ। बेकारी। तो जब वो उसको लेके आए, 2 लोग उठा के, बहुत ही शैबी हालत थी, दाढ़ी बनी नहीं थी, तो हम लोग तो शायद ऐसे हाथ भी ना लगाएं, हाथ भी दूर ना हो लगाए, जाए। हाथ भी हाँ। ना लगाए। तो आपने क्या किया? मैंने देखा, मैंने बोला हाँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो बोले कि कुछ देख नहीं पाता है, हाँ।
तो उसके बगल में 2-3 स्ट्रीट डॉग बैठे हुए थे हाँ एंड ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। हाँ तो मतलब तो फिर मुझे मुझे ऐसा लगा कि दीज आर मतलब ऐसे लोगों को केटर करने के लिए ही हम लोग या ऐसे लोगों को सर्व करने के लिए हमने आप ये चैरिटी में बहुत काम कर रही हैं हमने और ये फील्ड थैंक चुना। यू सो मच। आपने विश्व शक्ति के लिए भी अभी फ्री आई चेकअप कैंप रखा था, थैंक मेरे यू को सो आपको मच। मेंशन करना ही है ये। तो उनका जब मैंने एग्जामिन देखा उनको तो दोनों आँख में बहुत मेच्योर कैटरेक्ट था। मेच्योर कैटरेक्ट होने की वजह से पेशेंट देख नहीं पाते एंड दैट इज़ व्हेन द डाउनफॉल स्टार्ट्स। ओ माय गॉड। सोशली, इकोनॉमिकली, पर्सनली पेशेंट कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है। तो मैंने अपने जो स्टाफ के हाउस कीपिंग वाले थे मैंने बोला कि इनका तो पहले थोड़ा सा क्लीन हाँ क्लीन करो पहले तो इनको, क्योंकि ऑपरेट करना है तो मुझे क्लीन एनवायरनमेंट, बॉडी क्लीन है बॉडी चाहिए। हाँ, तो पूरा उनका थोड़ा शेविंग करवाया उनको, नहलवा के। नहलवाया होगा। हाँ 1-2 घंटे बाद फिर मैंने उनको बोला आई ऑपरेट तो इन। आज भी वो बेगर ही हैं या आज वो उनकी आंखों की दैट साइड? इज़ द ट्विस्ट कम्स, यहाँ पे आता है क्लाइमैक्स। वो ये है कि जब मैंने उनको ऑपरेट कर दिया वो चले गए, अगले दिन मैंने उनको डिस्चार्ज कर दिया, अपने पास ही रखा क्योंकि उनका फूड एंड ऑल देखना था। फिर मुझे किसी ने एनजीओ वाले ने फ़ोन करके बताया ही इज़ डूइंग गुड। हाँ एंड देन सडनली एक दिन ओपीडी में एक जेंटलमैन केम वॉकिंग, नाइस नीट कुर्ता, जेंटलमैन। या जेंटलमैन, नाइस नीट कुर्ता, एंड यू वोंट बिलीव ही इज़ अ पोएट बाय प्रोफेशन। ओ माय गुडनेस, बट उनकी जो गेटिंग गूज़बम्प्स। हाँ उनकी जो आई कंडीशन थी उन्होंने उनको पूरी तरीके से पैरालाइज कर दिया था। पैरालाइज एज इन सोशली, इकोनॉमिकली, पर्सनली कॉन्फिडेंस चला गया था। वो आए नाइसली शेवन एवरीथिंग, एक बैग उन्होंने लटका रखा था और उन्होंने मुझे एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने धन्यवाद लिखा हुआ था और बहुत बड़ा एक लेटर था, कविता A4 लिखी? साइज अच्छा के लिए लेटर था। लेटर था और उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था। हाँ तो उन्होंने मुझे बोला आपने मुझे पहचाना? तो हाँ मैंने बोला कि नहीं। नहीं पहचाना। तो उन्होंने बोला था कि जिसको भिखारी समझ के 1 महीने पहले आपने ऑपरेशन किया था ओ मैं वही हूँ एंड मुझे दिखने लगा। तो मैं फिर उन्होंने एक ओल्ड एज होम ज्वाइन कर लिया था, एनजीओ वालों ने डाला था। तो वहाँ पे वो लिखते थे अपने कुछ काम वो करते थे। कुछ मेरे पास ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है हर आम जनता के पास होते हैं। आप मुझे बताइए, एक आंख अगर वीक है और एक अच्छी है तो ब्रेन किसको ज़्यादा सुनता है, कौन सी आंख द को? डोमिनेंट आई। या जिस जो अच्छी है। वो एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारे लोगों को ना, जैसे हम लोग इसीलिए थोड़ा लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि आपकी कीप गोइंग फॉर आई चेकअप्स, आप हाँ साल में एक बार करा लीजिए। हाँ और जो बहुत लोगों को जानना भी ज़रूरी है कि जो 1 साल से 10 साल का समय रहता है ह्यूमन बॉडीज़ के लिए, 10 साल के बाद विजुअल डेवलपमेंट नहीं होती, अच्छा। बहुत स्लो हो जाती है। मतलब मैक्सिमम आप अटेन कर लेते हैं बाय 10 ईयर्स। 10 years हाँ। तो जितना आप देखते हैं पहले के ज़माने में बहुत होता था, जो हम अब देखते हैं जो बूमर हमारी जनरेशन है वो काफ़ी आती हैं। अब तो पेरेंट्स काफ़ी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं हाँ और बच्चे खुद अवेयर हो गए हैं। तो वो अपना एक आई टेस्ट, मतलब वो है आप क्लास में बैठो, एक आई टेस्ट बंद करके आप दूसरी आंख से देखो हाँ आपको कैसा दिख रहा है क्या है, तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ों को। हम्म, तो चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और जो डोमिनेंट आई होती है, जो ज़्यादा देख रही होती है, वही सारी चीज़ें देखती है। तो वीक आई जो है वो थोड़ी दब ही जाती है, वो वीक ही हो जाती है। जैसे तो हमारे बॉडी पार्ट भी, एक हाथ हमारा ज़्यादा एक्टिव है, डेफिनेटली ऐसे ही होता है ना, या आँख भी या वैसे ही है। ऐसे डॉक्टर, यूजुअली दोनों आँख बराबर ही मुझे दिखती है। बताइए, जो सपने हम देखते हैं और जो सपने में कलर्स दिख रहे होते हैं, कभी पहाड़ दिखते हैं, कभी फूल दिखते हैं, कभी आसमान दिखता है, तो तब हमारी आंखें जाग रही होती हैं। सी ड्रीम्स आर नॉट रिलेटेड विद विजन, हम्म, ड्रीम्स आर रिलेटेड विद विजन इन इन द ब्रेन। सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस, तो जो सपने आते हैं वो इट इज़ अगेन अ वेरी वास्ट टॉपिक। हम्म, अगर हम उस पर डिस्कस करने बैठेंगे तो आपका पॉडकास्ट ओवर टाइम हो बट जाएगा। आप मतलब वो कलर्स बन रहे होते हैं तो आंखें काम नहीं कर रही होती हैं। नहीं आंखें तो बंद रहे, मतलब आप आंखें जो बंद है। सबकॉन्शियस में आप सोच के रखते हो दिन भर में, और ड्रीम्स कम कैसे आती हैं, कई लोगों को विजन आ जाते हैं, दे हैव हाँ दिस कि प्रिमोनिशन हो जाते हैं, वो सपने हाँ। में देख लेते हैं। हम्म, और ऐसा मेरे साथ भी 2-3 बार हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। तो विजन्स एंड ड्रीम्स आर टोटली डिफरेंट। या ओके। अच्छा, आप इन सब चीज़ों में बिलीव करती हैं कि कोई सुपर नेचुरल पावर होती है? क्योंकि आप इतनी रात में मेडिकल हॉस्पिटल्स में आप जब जाते हैं और वहाँ पे कुछ एनर्जीज कभी फील की, कुछ सुपर नेचुरल या कुछ ऐसे आप बिलीव करती हैं? कोई एस्ट्रल वर्ल्ड होता है? क्योंकि लोग कहते हैं हमने मेडिटेशन में ये देखा, या हमने मुझे ये विजुअलाइज है होता है या सच में दिख रहा होता है? कई लोगों की आंखों को मतलब भगवान ऐसे ब्लेस करता है कि वो बहुत कुछ देख पाते हैं। सो मैं बोल रही थी आपको कि ये जो अभी स्ट्रगलर्स हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पैसिव इनकम एक स्टार्ट हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए उनको?
मेरे हिसाब से पहले एमबीबीएस में फोकस कर लें। आफ्टर 5 years, यस, आजकल जो जनरेशन्स हैं दे आर लाइक थिंकिंग अलॉट अबाउट, मतलब उनके पास दूसरी इनकम होनी चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है। मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, तो मुझे लोगों को अवेयर भी करना है कि अनटिल अनलेस आप प्रोफेशनली बहुत साउंड नहीं हो जाते या डिग्री होल्ड नहीं कर लेते, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट इनकम। क्योंकि मैंने भी आफ्टर एमबीबीएस पीजी में जाने के दौरान मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। मुझे बहुत इनिशियली इट शेयर वाज, मार्केट। या आई वाज इनटू ट्रेडिंग। मैंने कहीं से सुना था, जिन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया था अबाउट दिस ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट। तो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ किया एंड देन मुझे अच्छा गेन हुआ। मैंने पूरा पैसा लगा दिया एंड आई इनकर्ड अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज 10 लाख। एट दैट टाइम। बट ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास उनके पेरेंट्स का उतना सपोर्ट नहीं होता है, तो वो एमबीबीएस कर रहे होते हैं, तो साथ में क्या वो टीचिंग फैकल्टी या ऐसे कहीं पे एसोसिएट हो सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकते, बिकॉज एमबीबीएस इज़ अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स होता है आपका। हाँ, और तो इट टाइम इज़, कंज्यूमिंग। हाँ, एंड एडवाइजेबल कि आफ्टर 12th आप 5.5 years अपना 6 years इन्वेस्ट करके एंड देन फिर आप उसके बाद यू कैन ज्वाइन एज अ ट्यूटर और इन अ कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, या तब तो फिर आप आप ऐसे इंटर्न या एक हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकते हैं एमबीबीएस के। इंटर्नशिप के बाद में आप जब निकलते हैं, जब आप हाँ। एमबीबीएस हो जाते हैं, तो आप एक जनरल फिजिशियन के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप ईएमओस की जॉब ले सकते हैं। आपको लगता है एआई आपका प्रोफेशन आगे जाके खत्म कर देगा? नो, एआई हमारा एक बहुत हेल्पफुल टूल हो सकता है, बट ह्यूमंस को ट्रीट करने के लिए ह्यूमंस ही लगेंगे, बिकॉज वो ह्यूमन टच और वो केयर आपको एआई रोबोट नहीं नहीं दे दे सकता। सकता, आपको एआई नहीं दे सकता, जिसकी एक्चुअली में कभी कभी मरीजों को ज़रूरत होती है कि कभी आपने एक विश्वास का हाथ ही उसके कंधे पे रख दिया और कह दिया सब ठीक हो जाएगा, तो 50% वो वहीं ठीक हो जाते हैं एंड रेस्ट ऑल 50% फिर डॉक्टर और मरीज की साथ में उस बीमारी की बैटल रोबोट तो रहती है। बोलेगा नहीं कि भाई तुम ठीक होगे कि नहीं रोबोट होगे। विल गिव अ वेरी रॉ इन्फॉर्मेशन आई कि नो। हो सकता है कि तुम्हारी आंख खत्म हो जाए। तो ओह, तो तो ऐसे ही पेशेंट मर जाएगा आधा हाँ, ही सोच के। पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे आज भी Obviously। कभी पेशेंट, मुझे लगता है कि अगर आप पेशेंट से सिर्फ एक बार प्यार से बात कर लें तो आपने कभी उनकी, कोमा में या ऐसे किसी पेशेंट के साथ बात की है जो कोमा में होते हैं या जो? मेरी लाइफ का बहुत इंटरेस्टिंग केस है कविता जी। अगर आप मुझे परमिट करें 1 मिनट के लिए, तो आई वुड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स ऑल्सो। एक बहुत यंग पेशेंट 34 years का मेरे पास एक विजिट आई, आईसीयू विजिट की। एक एक्सीडेंट केस है एंड बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट था वो। तो उनकी आंख में प्रॉब्लम हो गई थी, वो आईसीयू में ऑलमोस्ट उनका 7-8 days का विजिट हो चुका था। और आईसीयू पेशेंट्स में एक कंडीशन होती है, कॉर्निया अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहे टाइम के लिए, तो एक्सपोजर केरेटोपैथीज, अल्सर्स, इन्फेक्शन, इन सब के चांसेस रहते हैं। तो वो उनमें का ही केस था, तो मुझे जाना पड़ता था विजिट के लिए एंड पर्सनली यंग पेशेंट था, तो मुझे लगता था कि मैं ड्रेसिंग भी खुद ही देख लूँ उसकी। तो ड्रेसिंग करते करते मेरी हमेशा एक आदत थी उस पेशेंट से बोलने की कि तुम्हें उठना है। बहुत छोटा बेबी था उनका और बाहर वाइफ रहती, मदर, सब वेट कर रहे होते थे कि तुम्हें ठीक होना है एंड यू हैव, आई ऑलवेज यूज टू ट्राई, मतलब मैंने हमेशा पॉजिटिविटी देने की कोशिश करी एंड बाय भगवान की कृपा से वो ठीक भी हो गए। वो आईसीयू से बाहर आ गए, वेंटिलेटर पे थे, बाहर आ गए, आउट हो गए, रिकवर कर गए। एंड देन हमारा एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी आप आ जाओ एक ओपीडी विजिट आपको करनी रहती है। तो व्हेन ही केम टू मी तो उन्होंने मुझे दिखाया एंड बोला, मुझे उन्होंने एक लाइन ऐसी बोली जाते जाते, वो मुझे अभी भी गूज बम्स दे रहे मुझे भी आ हैं। रहा है एंड ही सेड कि मैं आपकी बात सुनता था कि आप मुझे आके कहते थे डोंट टेल मी कोमा कि में। हाँ, मतलब ही वॉज इन अ स्टेट, कोमाटोस एक स्टेट है, बट वो सडन समहाउ उनका ब्रेन या तो सुनता था, या कई लोग रिस्पॉन्सिव होते हैं कि वो सुन लेते हैं। तो वो अगर मैं आपकी बात सुनता था कि आप आते थे और आप कहते थे कि तुम्हें जल्दी ठीक होना है एंड, तो वो मुझे कहीं ना कहीं वो तो मुझे ऐसा लगता था कि आप पता नहीं किस फॉर्म में किसकी मदद कर जा रहे हैं। सो मुझे वो केस आज भी, आई वोंट से कि वो हॉर्न करता है, बट वो मुझे एक केस हमेशा ये बोलता है कि आप जब भी बोलें किसी इंसान से, आप पॉजिटिव बोलें, क्योंकि आपके वो 4 पॉजिटिव शब्द उस इंसान की लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो शायद आप नहीं जानते। डॉक्टर्स आज की डेट में इतना काम कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरीज के साथ साथ भी डॉक्टर्स की लग रही है, बट आपको लगता है आईज सर्जरी में कभी रोबोट का यूज हो पाएगा? हाँ, हमने एआई टूल स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना इन वेरियस सेक्टर्स। डायग्नोसिस में भी आ गए हैं अब तो। अभी मशीन्स जो हैं कुछ कुछ वो डाल रही हैं अपने अंदर एआई इनेबल्ड।
बट हाँ अगेन दे आर एक्सप्लोरिंग कि इसका क्या आउटकम होगा, कैसे डॉक्टर सपोर्ट करेंगे, कैसी चीज़ें हैं। तो ये विल टेक टाइम कि वो एक हमारे ओपीडी का बहुत इम्पोर्टेंट भी तो वो नहीं बने हैं इंडिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हम जिस सेट सिनारियो में हम प्रैक्टिस करते हैं, बट हाँ फ्यूचर डेफिनेटली है। अब आजकल तो बायोनिक आईज आ रही हैं, चिप्स आ रहे हैं, सो अच्छा, यस मे बी लेट्स सी, आई कैच यू बैक अगेन इन ये कपल ऑफ सारी इयर्स। चीजें, हाँ, तो बहुत डिटेल में लगेंगे यस जाने। यस, सो बट आप मुझे टाइम इज बताइए, जो शॉर्ट। यंग जनरेशन है उनको ये करियर परस्यू करना चाहिए, क्योंकि 10-12 साल से पढ़ाई में चले जाते हैं और काफ़ी छोटी उम्र से वो पढ़ते 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 30s में आके, अर्ली 30s या लेट 20s में उनका करियर। डॉक्टर कभी बूढ़े नहीं होते। इट्स नॉट लाइक क्योंकि दैट, बट पैसे कमाना भी तो नहीं, एक। वो इट इज़ लाइक यू नो उन्होंने अपनी पूरी जवानी दी होती है पढ़ाई में, तो जब वो फाइनली एक एज पे निकलते हैं हाँ, तो वो तो फिर तभी वो भी ज़्यादा जवान रहते कमाना हैं। चाहते हैं, ये हाँ भी इट इज़ लाइक कि वो देर से कमाते हैं बट देन दे अर्न वेल, दे अर्न मतलब वेल हाँ एंड दे डिजर्व इट, इतनी मेहनत दे डिजर्व इट, दे डिजर्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि देनी भी चाहिए। देनी भी चाहिए। और हाँ कुछ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब एवरी एवरीवन, एवरी सबका एक पर्सनल थॉट प्रोसेस होता है, अपने अपने तरीके से सब सोचते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आपका एक जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है जो पहले से चला आया है जिस जॉनर से, वो अभी भी वैसे ही चलना चाहिए। लेकिन अब जनरेशन बदल रही हैं, हमारे पेशेंट की जनरेशन बदल रही हैं। वी आर नाउ डीलिंग विद द बूमर्स, मिलेनियल्स, सूडो मिलेनियल्स एंड जेन जी, जेन अल्फा। तो मुझे लगता है हम अपने होराइजन्स बहुत वाइड रखते हैं, बहुत वर्सेटाइल सब होते हैं। तरह के लोगों को। हाँ बिकॉज हम कैपेबिलिटी रखते हैं। कभी कोई मिसबिहेवियर पैसे को लेके या सर्जरी को लेके आपने फेस किया किसी पेशेंट से? नो, नहीं ना, नेवर। तो हमेशा आई लोग आते हैं भगवान मान के ले आते हैं। नहीं कभी नहीं ऐसा ऐसा कोई होता है नहीं। कि गांव खेत के जो लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, उनकी आंखों में प्रॉब्लम्स होती है, बट वो ऐसे बोलते हैं कि मैडम जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमसे आज गन्ना ले लो, हमसे आज अनाज ले लो। नहीं ऐसा बाटर सिस्टम आई डोंट एडवोकेट दैट हाँ। मच कि हाँ अगर उनके पास पैसे नहीं रहते हैं तो इट्स लाइक कि जितने हैं आप बता दो, क्योंकि हमारा अगर एक कंज्यूमेबल कॉस्ट ऐसे निकल जाता है तो आई एम नॉट आफ्टर कि मुझे डॉक्टर्स या सर्जन चार्जेस ही चाहिए। लाइक कि बिकॉज अगर आपने एक हॉस्पिटल ओपन किया है तो आप चलाने के लिए। हाँ हमें कुछ बेसिक लगता है, कुछ इनविजिबल एक्सपेंसेस रहते हैं जो ऑब्वियसली हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते बट वो रहते हैं। वो रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार पेशेंट्स जो हैं हमारे बहुत कॉमन है, कहते हैं कि आपने लेंस तो इतने के डाल रहे हैं, बट हमारा एक बहुत वो होता है कि आप ओटी जाते हैं, ओटी की क्लेanलीनेस होती है, स्टरलाइजेशन होता है, उसमें और लगने वाला डॉक्टर की सामान होता है। स्किल्स। डॉक्टर की स्किल्स बहुत लास्ट में आती हैं, हम कभी हाँ। ब्रेकअप देते हैं डॉक्टर फी इज़ ऑलवेज द लास्ट। अच्छा। आप फेको कर रहे हैं, आप उस मशीन का कॉस्ट निकालते हैं, फेको की रनिंग कॉस्ट होती है, फेको की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। आपका एक इंजीनियर भी आ रहा है तो वो कभी कभी आपसे पर विजिट के 20,000 चार्ज करता है जस्ट टू सी दैट वेदर योर मशीन्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। वाह। तो मुझे ऐसा लगता है सब कि करना पड़ता है। हाँ एवरीथिंग यू हैव टू गिव अ ब्रेकअप। सो सो एवरी टाइम यू कैन नॉट डू चैरिटी, बट हाँ जो जितना दे सकता है आप उतने उतने में भी काम करते एवरी हैं। टाइम वी कैन नॉट, बट येस देयर इज वन टाइम ऑलवेज कि वो हर डॉक्टर चैरिटी करता है और वो शायद मुझे लगता है वो बोलता नहीं होगा, वो बोलता वो नहीं बोलता होगा। नहीं होगा। अच्छा, आप बताइए, आपके फ्रेटर्निटी में इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं, कोई रेटिना स्पेशलाइज करता है, कोई कॉर्निया, तो आप उनसे सीखती हैं या आप आज की डेट में लोगों को सिखा रही हैं? सी लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मुझे लगता है कि जो बहुत अपनी फील्ड में आगे निकल गए हैं वो उतने ज़्यादा हम्बल हो गए हैं। और मुझे लगता है अगर आपको वही आगे ले बहुत जा रहे हैं। हाँ अगर आपको बहुत लर्नड बनना है या बहुत बड़ा बनना है तो आपको हर चीज़ से सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट क्वेश्चन भी मांग पूछने आता है तो आई लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। वाह! अच्छा, ये जो केमिकल इंजरीज़ हो जाती हैं या कई बार लोगों को कुछ लग जाता है आँखों में, पर्टिकुलरली जो हमारे किसान भाई हैं या जो खेत में काम कर रहे होते हैं, जो गाँव में रह रहे होते हैं लोग, उनको ऐसे कुछ इंजरीज़ हो जाते हैं जो बिकॉज़ ऑफ कुछ सामान कुछ लग गया, कभी अनाज की वजह से भी लग जाती है चोट, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे, वो क्या होता है? कविता जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है एंड आई वुड लाइक कि आप इसको हाईलाइट करें। हुँ, हमारे किसान भाई, क्षेत्रकारी विभाग सबको हाँ, बताना चाहिए कि ये बहुत कॉमन है। हाँ। एक हार्वेस्टिंग सीजन जो आता है हमारे देश में, क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग सीज़न को हिंदी में क्या बोलते हैं? जब आपका बुआई कटाई का हाँ, समय आता है हाँ, तो ऐसा होता है कि उनको कभी कभी ट्रॉमा हो जाता है, वेजिटेटिव ट्रॉमा कहते हैं, यानी हाँ, कि किसी ऐसे घास से या गेहूं की बाली से या धान से हाँ, चोट लग जाती है। हाँ, तो मोस्टली उस टाइम के लिए क्या होता है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई किसान मित्र इतने
हमारे देश का इतना अभिन्न हिस्सा है कि वो चाहते हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहे, हाँ हाँ। तो वो अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओह, और फिर एज आई टोल्ड अर्लियर, हमारे यहाँ क्वैक्स बहुत हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड के मिसयूज से उस चीज़ को इतना बड़ा बना देते हैं। जो चीज़ छोटे में ही सॉर्ट आउट हो ठीक हो सकती है, सकती थी, हाँ। वो इतनी ज़्यादा बड़ी बन के आती है हमारे सामने कि फिर हम उसे डील करते हैं। अल्सर्स बहुत कॉमन होते हैं। तो मेरे आपके थ्रू आप इनको एक मैसेज करें, कभी भी कोई भी आँख में चोट लगे, हाँ, इमीडिएटली आप क्वालिफाइड आई डॉक्टर के पास जाएं, दवाइयाँ लें। हाँ आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको कॉर्निया स्पेशलिस्ट मिले। हाँ। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको दवाई देंगे एंड आप उससे ठीक हो सकते तो आप ही ये मैसेज दे दीजिए आपके हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी हमारे किसान भाई किसान मित्र हैं, कभी भी आपको आँख में चोट लगे, प्लीज़ उसे नेग्लेक्ट मत करें, उसे अनदेखा मत करें, क्योंकि देखने के लिए आँखों की चोट को अनदेखा करना एक अपराध है, आप अपने लिए करेंगे। तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, उनसे दवाई लें। वो जब जब आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, आप फॉलोअप करें, उनके पास जितनी बार आपको उन्होंने देखने के लिए बुलाया दिखाएं। इससे आपकी आंखें बच सकती हैं और आपके जीवन में आने वाली सारी कष्टों का अंत हो सकता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, इनके अगेंस्ट हमारे गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं बनाया है? हैं, बहुत रूल्स हैं, बट हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हाँ। वो उनको कहीं से अगर टिप भी मिल जाती है तो वो ऐसी जगह गायब होते हैं, लेकिन इनविजिबल हो जाते हैं, एक थिन एयर में गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। एंड देन फिर वो कहीं और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है मुझे लगता है, बट आई कैंट कमेंट मच, बट ये बंद होनी चाहिए। ओके, आप मुझे बताइए, आप एक रैपिड फायर कर लेते हैं हमारे साथ। सक्सेस और मनी, सक्सेस, पीस और लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्ट्रगल? पीस, पीस यू वांट? but there's ना, I think this is little वो, because struggle ultimately पे करते हैं आपको पीस में, ठीक है। so I think तो पीस आ जाएगी। पीस आ सो जाएगी। यू विल गो फॉर अच्छा, कॉफी और टी बिफोर सर्जरी? टी, ओके, यू आर अ टी पर्सन। या अच्छा, आप ये बताइए, अगर आपको अपनी मॉम और डैड में से किसी एक जन को ट्रीट देनी है, तो आप क्या ट्रीट देंगी? क्या उनको सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या देना चाहेंगी? अपना टाइम, ओह! वी आर वेरी हैप्पी विद ऐसे दैट। बच्चे तो चाहिए यार। और अगर कभी आपको आप ह्यूमैनिटी इतनी चैरिटी करिए, कभी अगर आपको जानवरों के प्रति कुछ संवेदना रखनी है और काम कुछ करना है अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? लोग आजकल बोलते हैं पेट्स मत रखो, उनसे ये इन्फेक्शन हो जाता है। I'll pass this question. देखिए, आपने जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एनिमल लवर्स होते हैं और उनके घर के लोग उन्हें पेट्स रखने नहीं देते। प्लीज़ कुछ तो बोलिए इस बारे में। फिर बहुत कॉमन है, मेरे घर पे भी मैंने सुना है कि या तो तुम रहो या कुत्ता रहेगा। आई हाँ। चोज प्लेस फॉर माई सेल्फ। तो उन लोगों मगर के बेचारे लिए वो जानवर में बेमुँह के सी, जानवर। अगर आपको जानवरों के लिए कुछ करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें अपने घर में शेल्टर दें। आप उन्हें शेल्टर होम्स में पहुंचा सकते हैं, आप उनके लिए अच्छे खाने का, अच्छी दवाइयों का बंदोबस्त कर सकते हैं, उनको इन्फेक्शन से निकाल सकते हैं। बट अच्छा, यू आर दैट नॉट अ एनिमल लवर। नहीं, आई एम नॉट एन एनिमल अब्यूज़र भी, मतलब आई लव एनिमल्स, बट एक हद तक, क्योंकि आप देखिए अगर बहुत अभी अभी हमारा बहुत इंडिया में कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि स्ट्रीट डॉग्स को हटाया जा रहा था, लेकिन वास्तविकता में अगर आप उनके वीडियोस देखें तो वो ऐसे ही छोटे से बच्चे को मॉल कर दिया, काट दिया, काट लिया। मतलब इतना विषित कर दिया कि वो बेचारा बट वो तो आईसीयू में स्ट्रे एडमिट है। डॉग्स हैं, उनके लिए तो ठीक है, बट आप जो पेट्स होते हैं, क्या उनको भी नहीं रखना चाहिए सी, घर? पेट्स आर, आपको पता है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उनको हाइब्रिड किया जा रहा है, उनको ब्रीड कराया जा रहा है, हाँ। उनकी पॉपुलेशन इसलिए बढ़ाई जा रही है कि लोगों के शौक को फुलफिल करें, जो कि मुझे लगता है कि हद तक ठीक भी है। हाँ, बट हाँ, क्योंकि वो जो इतने प्यारे होते हैं, इतने केयरिंग होते हैं, और उनका लव जो होता है वो कितना अनकंडीशनल होता सी, है। डॉग्स लव्स आर ओके, बट आप अगर किसी बर्ड को केज करें, दैट इज़ रॉन्ग। दैट इज रॉन्ग। आप किसी मतलब कई लोग दे आर, मतलब इंडिया वाइल्ड में, एनिमल्स को भी वो हाँ, दे आर यूज लाइक, करते कई हैं। लोग तो स्नेक्स को भी अपना पेट बनाते हैं, ओ पाइथन्स गॉड। एंड ऑल। तो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्टिव मैटर कि आप क्या पेट कर रहे मतलब हैं। आप कहते हैं कि करो, बट दूर से करो और ज्यादा क्लोज नहीं, मत उनके करो। वेलफेयर के लिए करिए ना। आप अगर आप एक एनिमल लवर हैं हम्म। तो स्टेप आउट इन द सोसाइटी, वर्क फॉर हाँ। द स्ट्रे डॉग्स,
वर्क फॉर द स्ट्रीट डॉग्स, उनको हाँ। आप एंटी शेल्टर रेबीज प्रोवाइड लगाएं, कीजिए, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाएं कि अगर कल को कभी वो। हाँ गॉड हाँ। फॉरबिड कुछ किसी के साथ मिसहैप हो जाता है, हाँ। तो आपको ये पता रहे कि इस एरिया के सारे डॉग्स आर रेबिड नहीं है वो, डूज एंड डोंट्स फॉर द यंगस्टर्स। लाइक एज इन फॉर द एनिमल्स, यंगस्टर्स जो आपको देख रहे हैं, डूज एंड डोंट्स। डोंट पैनिक, हाँ। listen to your parents, free communication with your parents, with your siblings is very important nowadays. अगर आपको ऐसा लगता है आप इंस्टेंट सक्सेस जैसा कोई चीज होता है? नहीं, इंस्टेंटली तो मैगी भी नहीं बनती 2 मिनट में, इट इज़ अ अच्छा। फॉल्स क्लेम. सो हाँ, इंस्टेंट 10 मिनट तो सक्सेस, लगते हैं। हाँ हाँ, तो इंस्टेंट सक्सेस इज नथिंग. आप इन ट्रैप के लिए, ऑल दीज आर हनी ट्रैप, इनमें ना पड़े. एंड आपकी सक्सेस आपने बहुत लंबे समय में पाई है, तो उसका मंत्र क्या था? हार्डकोर मंत्र क्या था? नेवर स्टॉप वर्किंग. अच्छा, काम करते रहो। एवरी स्मॉल थिंग एड्स. डेली डेली की स्मॉल थिंग्स जो हैं वो आपके प्रोग्रेस में एक बहुत रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आपने आज एक सर्जरी करी, कल आपने 2 करी, परसों हो सकता है आप 0 करें, और लेकिन थर्ड डे हो सकता है आप 3 करें. एंड दिस इज़ हाउ द चेंज फॉर्म्स. 2 से 20, 20 से 200 और 200 से 2000 कैसे हो जाते हैं, ये मुझे कंपटीशन आपके यहाँ पे जो होता है, जो एक डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल होता है? वो दूसरे की ओपीडी या उनकी ओटी पे इम्पैक्ट डालता है? इस बारे में क्या कहेंगे? एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, मुझे लगता है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हेल्दी कंपटीशन रहता है तो हमेशा एक इंसान ये सोचता है कि मैं कितना बेहतर और कैसे बेहतर अपने पेशेंट्स को दे सकता हूँ. तो मुझे लगता है वो कंपटीशन होना चाहिए, बट हाँ, इट शुड नॉट बी बैड कंपटीशन कि आप बैक बाइटिंग कर रहे हो या बैक बिचिंग कर रहे हो किसी के बारे में. तो वो यूजुअली हमारी फ्रेटर्निटी नहीं करती है. नहीं करती नहीं है। करती है. That's really nice. Thank you so much for coming and giving your precious time, doctor. थैंक यू सो और मच आई कविता जी, होप थैंक आप यू. नेक्स्ट टाइम मुझे और भी, क्योंकि आपने मुझे बताया था आप कुछ स्पेशल मेडिसिन्स पे वर्क कर रही हैं फॉर सम वेरी क्रूशियल डिजीजेस, बट ठीक है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, फिर कभी. डेफिनेटली आई सी यू सून अगेन. थैंक यू थैंक सो यू, मच. थैंक थैंक यू. यू. जय हिंद, जय भारत. की कोडिंग कामयाबी. नई नई शादी, 2 साल में एक छोटा बच्चा, और उस कंडीशन में कुछ करने की जुनून कि नहीं, कुछ तो करना है, अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल पाथ पे लेके जाना है. तो मैंने भी वही किया, अपने बच्चे को डे केयर में डाला, उसको उठा के लेके जाना, उसका बैग लेके जाना, और आप बिलीव कीजिए मेरे पास इतने लिमिटेड अमाउंट्स होते थे कि उस अमाउंट को मैं पूरे समय ऑटो में नहीं खर्च कर सकती थी. तो आई यूज टू कैरी माई बेबी इन माई इन माई दैट सपोर्ट बैग जो रहता है, और साथ में उसका लगेज, और फिर मैं जाती थी डे केयर में, उस बच्चे को छोड़ती थी, और 4-5 घंटा मैं अपने एकेडमिक सेशन के लिए जाती थी, ताकि मैं इस फील्ड में कुछ काम कर सकूं. यू हर्ड इट राइट. स्ट्रगल छोटी हो या बड़ी हो, याद रह जाती है. तो इस एपिसोड में मैंने ये छोटा सा एक स्ट्रगल आपसे शेयर किया. हर एपिसोड में मैं आपको अपनी स्ट्रगल की, अपनी सक्सेस की छोटी छोटी खबरें, छोटी छोटी बातें ज़रूर बताऊंगी और आपसे शेयर भी करूंगी. थैंक यू फॉर जॉइनिंग डी कोडिंग कामयाबी.